वेबर एम्पियर। ठीक है, वैसे पहला जो है वो ऊर्जा का मात्रक है, किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। तो जरा दूसरे को चेक कर लेते हैं। दूसरा जो है लिखा है वोल्ट का स्क्वायर इनटू सेकेंड और ओम की पावर -1। ठीक है, ओम की पावर -1 है तो नीचे आएगा ओम, ओम हो जाएगा। वोल्ट का स्क्वायर बटे ओम और ये सेकेंड। सब लोग इसका आंसर बताओ जल्दी से, सभी विद्यार्थी बताएंगे। देखते हैं कितने लोगों को ये क्लियर है। सभी को नमस्ते। देखना, पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी इकाई ऊर्जा मापक है। लिखा है किलोवाट घंटा, ये तो ऊर्जा का मात्रक होता है। इसको चेक करो, वोल्ट का स्क्वायर सेकेंड ओम की पावर -1, वोल्ट का स्क्वायर सेकेंड ओम की पावर -1। देखो वोल्ट का स्क्वायर मतलब v स्क्वायर अपान, यहां पर क्या हो जाएगा r, v स्क्वायर अपान r। सेकेंड का मतलब टाइम है ना, v स्क्वायर अपान r इंटू टी। ये उष्मा होता है, ये उष्मा का सूत्र होता है, h बराबर v स्क्वायर अपान r इंटू टी। उष्मा के 3 सूत्र होते हैं, एक h बराबर होता है v इंटू आई इंटू टी। ठीक है, दूसरा उष्मा का जो सूत्र होता है h बराबर होता है आई स्क्वायर r इंटू टी। तीसरा जो उष्मा का सूत्र होता है h बराबर v स्क्वायर अपान r इंटू टी। ये उष्मा के सूत्र है ना, तो v स्क्वायर अपान r इंटू टी ये भी उष्मा है। और उष्मा एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है। उष्मा एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा। ये भी ऊर्जा है, ये भी ऊर्जा है ना। अब वेबर एम्पियर की बात करते हैं, वेबर एम्पियर, वेबर एम्पियर की बात कर लेते हैं। वेबर एम्पियर क्या है, इसको नोट कर लो पहले। ये उष्मा अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड, जब किसी तार से होकर के धारा प्रवाहित होती है, जब किसी तार से होकर के बिजली बहती है तो वह तार गर्म हो जाता है। इस घटना को विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहते हैं। और उस तार में जो उष्मा उत्पन्न होती है उसका सूत्र है h बराबर v आई टी, h बराबर आई स्क्वायर आर टी, h बराबर v स्क्वायर अपान r इंटू टी। यहाँ पर v का मतलब वोल्टेज, i का मतलब धारा, t का मतलब समय, r का मतलब प्रतिरोध। तो ये आप लोग नोट कर लें, ये उत्पन्न उष्मा का सूत्र है, ये हीटिंग इफेक्ट से संबंधित है ना। तो यहाँ पर क्लियर है कि भाई पहला भी ऊर्जा का मात्रक है, दूसरा भी है। अब वेबर एम्पियर, वेबर क्या है पहले बता दें। वेबर चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, वेबर मात्रक है, वेबर मात्रक है किसका, किसका मात्रक है, ये चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। और अगर कहा जाए सीजीएस मात्रक, या अतिरिक्त क्वेश्चन नोट करते चलना, चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस मात्रक, इसका आंसर है मैक्सवेल। ये मैक्सवेल होता है। अगर कहा जाए मैक्सवेल किसकी इकाई है, मैक्सवेल किसकी इकाई है, तो आप कहो चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस मात्रक मैक्सवेल होता है। वेबर चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। और एक वेबर में, ये भी नोट कर लो, एक वेबर में 10 की घात 8 मैक्सवेल होता है। एक वेबर में 10 की घात 8 मैक्सवेल, एक वेबर में 10 की घात 8 मैक्सवेल होता है। चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस मात्रक मैक्सवेल होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। इतनी बात आपको नोट करना होगा अलग से। ये अतिरिक्त पॉइंट से यहां से निकल रहे हैं, इनको भी नोट कर लें, इसको भी नोट कर लें। ठीक है, एक एक पॉइंट आपको नोट करते चलना है साथ साथ। जो बोल्ट है, बोल्ट किसका मात्रक है, बिल्कुल दे रहे, बोल्ट मात्रक है, बोल्ट मात्रक है किसका, विभव का, और किसका, विभवांतर का, विभव का, विभवांतर का, और विद्युत वाहक बल का, विद्युत वाहक बल, जो सेल का विद्युत वाहक बल होता है उसका भी मात्रक बोल्ट होता है। बोल्ट को जूल प्रति कूलम कहते हैं, बोल्ट को जूल प्रति कूलम कहते हैं, बोल्ट को जूल प्रति कूलम कहते हैं। बोल्ट बराबर जूल प्रति कूलम हो जाएगा, बोल्ट को जूल प्रति कूलम कहते हैं। ओम प्रतिरोध का मात्रक है, ओम मात्रक है। ओम किसका किसका मात्रक है, ये भी नोट करा दे रहे। ओम किसका मात्रक है, प्रतिरोध का, प्रतिरोध का भी है, प्रतिघात का भी है, प्रतिघात का भी है, प्रतिबाधा का भी है। ये तीनों चीजें नोट कर लो। प्रतिरोध, प्रतिघात, प्रतिबाधा, तीनों का एक ही अर्थ है। प्रतिरोध, प्रतिघात, प्रतिबाधा, तीनों का एक ही अर्थ है और तीनों का मात्रक ओम होता है, तीनों का ही मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध, प्रतिघात, प्रतिबाधा, यहां तक क्लियर है सभी को। प्रतिरोध, प्रतिघात, प्रतिबाधा। मोन्टू गौतम ये क्या बेटा, क्या मामला है मोन्टू, मूंगफली वगैरह भेज रहे हो, क्या बात है। प्रतिरोध, प्रतिघात, प्रतिबाधा,
बिल्कुल सही, हर्ष शर्मा बढ़िया काम कर रहे हैं। सब नोट कर लो एक पॉइंट। अगर पूछा जाए बोल्ट किसका मात्रक है, विभव का भी होता है, विभवांतर का भी होता है, विद्युत वाहक बल का भी होता है। बोल्ट को क्या कहते हैं, जूल प्रति कूलम कहते हैं। ओम किसका किसका मात्रक है, प्रतिरोध का भी होता है, प्रतिघात का भी होता है, प्रतिबाधा का भी होता है ना। अब बेबर, यहां पर जो लिखा बेबर, बेबर को बोल्ट सेकंड कहते हैं। बेबर को क्या कहते हैं, बोल्ट सेकंड, बोल्ट सेकंड कहते हैं। बेबर को क्या कहते हैं, बोल्ट सेकंड कहते हैं। अब यहां लिखा है बेबर एम्पियर, क्या लिखा है, बेबर गुणे एम्पियर। बेबर को कहते हैं बोल्ट इनटू सेकंड इनटू ये एम्पियर, ये एम्पियर हो जाएगा। बेबर को बोल्ट गुणे सेकंड और ये हो जाएगा एम्पियर। बोल्ट वी, एम्पियर आई, सेकंड टी। वी आई टी क्या होगा, उष्मा, वी आई टी, वी आई टी, वी आई टी ये उष्मा होता है, और उष्मा एक ऊर्जा है, तो ये भी ऊर्जा हो जाएगा, ये भी ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, आरो पटेल बेटा शुरुआत की वीडियो देखिए, उसमें हमने करा रखा है, शुरुआत की वीडियो में करा दिया है। ठीक है, बट करा देंगे, फिर से करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बेबर को कहते हैं बोल्ट सेकंड, बेबर को कहते हैं बोल्ट सेकंड, इस बेबर को बोल्ट सेकंड कहते हैं। गुणे एम्पियर हो जाएगा, वी आई टी, एच होता है, एच क्या है, उष्मा है, उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ये तीनों ही जो है ऊर्जा के मात्रक हैं। एक सवाल से बहुत सारे सवाल हो गए। किलोवाट घंटा, वोल्ट स्क्वायर सेकंड, ओम की पावर -1, वेबर एम्पियर, ये सब के सब जो है ऊर्जा को मापते हैं। और 1 किलोवाट घंटा में 1 kWh में 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा में 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल होता है। 1 kWh में 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है। इसका डी ऑप्शन देख रहे हो, एक सवाल से 10 क्वेश्चन बन गए। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे आप लोग, सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब देंगे। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देंगे। एसआई प्रणाली में स्टीफन बोल्ट्जमैन नियतांक, इसका मतलब ये स्टीफन नियतांक का मात्रक। स्टीफन, पहले तो आपको बताते हैं स्टीफन का नियम, स्टीफन का नियम, स्टीफन का नियम यहां लिखवा दे रहे हैं। स्टीफन का नियम क्या होता है, E बराबर होता है सिग्मा T की पावर 4, ऊर्जा E बराबर, E का मतलब ऊर्जा। ठीक है, ये जो ऊर्जा होती है प्रति एकांक क्षेत्रफल से, प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊर्जा, प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊर्जा, ये जो E लिखा हुआ है इसका मतलब यह है किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल से, किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊर्जा को, या प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊर्जा वस्तु के 4 घात के समानुपाती होता है। ये जो ऊर्जा होती है वो वस्तु के 4 घात के, वस्तु के परमताप के 4 घात के समानुपाती होता है। E समानुपाती T की पावर 4, इसे कहते हैं स्टीफन का नियम, इसे स्टीफन का नियम कहते हैं। किसका नियम कहते हैं, स्टीफन का नियम कहते हैं। तो किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की मात्रा वस्तु के परमताप के 4 घात के समानुपाती होता है, इसे स्टीफन का नियम कहते हैं। ये स्टीफन का नियम होता है। ठीक है, और ये सिग्मा, सिग्मा स्टीफन नियतांक होता है, इसे कहते हैं स्टीफन नियतांक, इसे कहते हैं स्टीफन नियतांक। ये स्टीफन कांस्टेंट होता है, इसका मान होता है 5.67 इंटू 10 की पावर -8। स्टीफन नियतांक का मान नोट कर लो, 5.67 इंटू 10 की पावर -8, 5.67 गुणे 10 की घात -8 स्टीफन नियतांक है। 5.67 गुणे 10 की घात -8 होता है। और इसका जो मात्रक होता है, इसका जो मात्रक होता है, ठीक है, स्टीफन नियतांक का मात्रक, स्टीफन नियतांक का मात्रक, स्टीफन नियतांक का मात्रक, इसकी जो यूनिट होगी वो होता है वाट, वाट मीटर की पावर -2 और केल्विन की पावर -4, केल्विन की पावर -4, वाट मीटर की घात -2, केल्विन की घात -4। विकल्प नंबर सी, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। कई लोगों ने सी ऑप्शन बता भी दिया है, सी ऑप्शन कई बच्चों ने बताया, बिल्कुल सही है, सी ही ऑप्शन होगा। ठीक है, सी ऑप्शन होगा। अंकित कुमार, गोल्डी कुशवाहा आपका गलत है, मोहम्मद सद्दाम गलत है, ठीक है, सोहेल अंसारी, ठीक है, सी ऑप्शन। वाट मीटर की पावर -2, केल्विन की पावर -4। ठीक है, वाट किसका मात्रक, अगर हम वाट पूछें, वाट जो है शक्ति का मात्रक है। वाट किसका मात्रक है, शक्ति का, ये शक्ति का मात्रक है, शक्ति का। वाट को क्या कहते हैं, जूल प्रति सेकंड कहते हैं। वाट को क्या कहते हैं, जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड को वाट कहते हैं। ठीक है, ये सारे प्रश्न याद रखना एकदम 100%। इनमें से कोई सवाल आए तो गलती ना करना। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल।
अगला सवाल जो है देखिए यहां पर कह रहा पिको फैरड, कुल मिलाकर के फैरड की बात कर रहे हैं। फैरड दो चीजें हैं, एक तो फैरड पूछा जाता है, फैरड मात्रक है, फैरड मात्रक है, ये होता है वैद्युत धारिता की, ये वैद्युत धारिता की, फैरड वैद्युत धारिता का मात्रक है। और जब हम फैराडे की बात करेंगे, जब हम फैराडे की बात करेंगे, फैराडे, फैराडे मात्रक है तो वैद्युत आवेश का बड़ा मात्रक है, वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश का बड़ा मात्रक है, वैद्युत आवेश का बड़ा मात्रक है। बिगर यूनिट ऑफ चार्ज, फैरड वैद्युत धारिता की इकाई है और फैराडे वैद्युत आवेश का मात्रक है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। तो क्या आंसर होगा जल्दी से बताइए? ये हो जाएगा आपका सी, धारिता का, है ना। आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, इसका कूलाम होता है। प्रतिरोध का ओम होता है ना। धारा का एम्पियर होता है, धारा का मात्रक एम्पियर होता है। धारिता का फैरड हो जाएगा। तो पिको फैरड भी क्या होगा? पिको फैरड हो, माइक्रो फैरड हो, नैनो फैरड हो, ये सब धारिता का मात्रक होगा। सब के सब धारिता के मात्रक होंगे। नोट जरूर करना सारे क्वेश्चंस, ठीक है, नोट करते चलिएगा। पारे का घनत्व तो पूछा गया, सबसे अधिक होता, ध्यान रखना। पारे का घनत्व पूछा गया, किस पदार्थ का घनत्व सबसे अधिक? पारे का, पदार्थों में किस पदार्थ का घनत्व सबसे अधिक होता है? पारे का होता है। कितना? 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, या 13.6 गुणे 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। 13.6 गुणे 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, या 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बी विकल्प सही होगा, यहां पर बी विकल्प सही होगा। पारे का घनत्व सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, अगला है, एक प्रकाश वर्ष है पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने में लगा समय। निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। सूर्य द्वारा प्रकाश वर्ष में उत्सर्जित प्रकाश 365 माध्य शौर्य दिवस। प्रकाश वर्ष, पहली बात तो लंबाई का बड़ा मात्रक है, पहली बात यह लंबाई का या दूरी का बड़ा मात्रक है, लंबाई या दूरी का बड़ा मात्रक है। बिगर यूनिट ऑफ लेंथ, बिगर यूनिट ऑफ लेंथ होता है। और एक प्रकाश वर्ष में, एक प्रकाश वर्ष में होता है 9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर होता है। ठीक है, या 9.46 गुणे 10 की घात 12 किलोमीटर होता है, या लगभग 10 की घात 16 मीटर होता है। इतनी बातें आपको आनी चाहिए। इसका आंसर बताएं सभी लोग। निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, यहां पर लिखना चाहिए। निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में, एक वर्ष में, एक वर्ष में चली गई दूरी जो है प्रकाश वर्ष कहलाती है। और ये प्रकाश वर्ष से संबंधित बातें नोट कर लो, इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, लंबाई के अन्य जो बड़े मात्रक हैं, लंबाई के कौन कौन से बड़े मात्रक एक बार बता भी चुके हैं। लंबाई के बड़े मात्रक, लंबाई के बड़े मात्रक में खगोलीय मात्रक भी होता है। ठीक है, खगोलीय मात्रक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसमें 1.49 गुणे 10 की घात 11 मीटर होता है। इसी तरीके से पारसेक, पारसेक भी लंबाई या दूरी का बड़ा मात्रक है। पारसेक, एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, या 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर होता है। ये पारसेक, इनमें तीनों में प्रकाश वर्ष, खगोलीय मात्रक और पारसेक, सबसे बड़ा कौन है? पारसेक होता है, सबसे बड़ा पारसेक होता है। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा? नोट कर लो सब लोग, यहां तक सभी लोग नोट कर ले, यहां तक सभी लोग नोट कर ले। ठीक है, नोट करिए सभी लोग। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक बताना है, सब याद हो जाना चाहिए आप लोगों को। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है? बराबर Gm1m2 अपान r स्क्वायर होता है। कैपिटल जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, कैपिटल जी का मतलब क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक वैल्यू 6.67 गुणे 10 की घात -11, 6.67 गुणे 10 की घात -11। पीयूष कुमार बिल्कुल सही नोट कर रहे हो। ठीक है, ये क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर मात्रक होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। बीमा, कैपिटल जी की बीमा, कैपिटल जी की बीमा नोट कर लो। कैपिटल जी की बीमा क्या होती है? M-1L3 T-2 होता है कैपिटल जी का बीमीय सूत्र। ठीक है, कैपिटल जी का बीमीय सूत्र न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन नोट कर लो। स्मॉल जी बराबर होता है कैपिटल जी ME अपान RE स्क्वायर। स्मॉल जी बराबर होता है कैपिटल जी ME अपान RE स्क्वायर। स्मॉल जी अलग अलग प्लेस पर अलग अलग होता है, लेकिन कैपिटल जी का मान स्थिर रहता है, उसका मान प्लेस टू प्लेस नहीं बदलता है, इसीलिए उसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अगला है, यहाँ पर ML2T-2 किस भौतिक राशि की बीमा नहीं है? किसकी बीमा नहीं है? कार्य की, ऊर्जा की, बलागुण की, इनकी बीमा होती है, लेकिन संवेग का नहीं होता। संवेग और आवेग, संवेग और आवेग दोनों की बीमाएं, दोनों की बीमाएं MLT-1 होता है। ठीक है, दोनों की बीमाएं MLT-1 होता है, इन तीनों की बीमाएं होती हैं। ठीक है, ध्यान देना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें?
जल्दी बताएं। डी, आयुष यादव कह रहे हैं कि डी। ठीक है, डी इसकी बीमा नहीं है, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन। अब देखो यहां पर ये दोनों अदिश राशि है, इसको क्या बोलते हैं, अदिश। कार्य और ऊर्जा अदिश राशि होती है, लेकिन बल, आघूर्ण, वेग, संवेग ये सब कैसी राशियां, इनको कहते हैं सदिश। इनको क्या कहते हैं, सदिश कहते हैं। ये सदिश होता है, ये अदिश होता है। ठीक है, बल, आघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर होता है, ध्यान देना, इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है, और बीमा ml2 t-2 होता है। ठीक है, बल, आघूर्ण सदिश राशि होती है, इसका जो है डी ऑप्शन होगा, मोहम्मद सद्दाम। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, ये ml2 t-2 अवनीश मौर्य डी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर गुप्त उष्मा का विमीय सूत्र। गुप्त उष्मा क्या है, गुप्त उष्मा, गुप्त उष्मा को यल कहते हैं। ठीक है, यल का मतलब गुप्त उष्मा, किसी भी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान की अवस्था बदलने के लिए आवश्यक उष्मा गुप्त उष्मा कहलाती है। नोट कर लो जरा, किसी वस्तु के एकांक द्रव्यमान, किसी वस्तु के एकांक द्रव्यमान की अवस्था परिवर्तन हेतु, एकांक द्रव्यमान की अवस्था परिवर्तन हेतु आवश्यक उष्मा गुप्त उष्मा कहलाती है, गुप्त उष्मा कहलाती है, उसे गुप्त उष्मा कहते हैं। किसी वस्तु के एकांक द्रव्यमान की अवस्था परिवर्तन हेतु आवश्यक उष्मा गुप्त उष्मा कहलाती है। ध्यान देना, बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा नोट कर लो, बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा, बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा जो होती है वो 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है, 80 कैलोरी प्रति ग्राम। अगला है जल के वाष्पन की गुप्त उष्मा, जल के वाष्पन की गुप्त उष्मा होती है 536 कैलोरी प्रति ग्राम, 536 कैलोरी प्रति ग्राम। जल के वाष्पन की गुप्त उष्मा 536 कैलोरी प्रति ग्राम होती है, 536 कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है, ये ध्यान रखना। और अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक उष्मा का सूत्र, अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक उष्मा, आवश्यक उष्मा का सूत्र Q बराबर ml, Q मतलब उष्मा, m का मतलब वस्तु का द्रव्यमान, L का मतलब गुप्त उष्मा। अवस्था परिवर्तन के लिए उष्मा का सूत्र Q बराबर ml होता है, m का मतलब द्रव्यमान, L का मतलब गुप्त उष्मा। Q बराबर ml, अवस्था परिवर्तन के लिए उष्मा का सूत्र है Q बराबर ml। आंसर ही ना लिख करो, इसको भी नोट करो जो साथ साथ में पढ़ा रहे हैं, ये सारे पॉइंट नोट करना पड़ेगा। Q बराबर ml होता है, यहां से L बराबर क्या हो जाएगा, L बराबर Q/m हो जाएगा। L को कहते हैं गुप्त उष्मा, उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, इसका विमा सूत्र ml2 t-2 होता है। नीचे m है द्रव्यमान m। ठीक है, तो यहां से m से m कट जाएगा तो m की पावर 0 आएगा, L2 आएगा t-2। ऑप्शन नंबर ए, m0 L2 t-2, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पहला ऑप्शन सही होगा। गुप्त उष्मा का विमीय सूत्र ये हो जाएगा। गुप्त उष्मा का SI मात्रक नोट कर लो। ठीक है, SI मात्रक जूल प्रति किलोग्राम हो जाएगा, क्योंकि L बराबर Q/m। गुप्त उष्मा L बराबर क्या होगा, Q/m। इसका होगा जूल, इसका होगा किलोग्राम, जूल प्रति किलोग्राम। CGS मात्रक लिखना चाहे कैलोरी का ग्राम, तो CGS मात्रक जो होगा कैलोरी प्रति ग्राम, CGS मात्रक होगा कैलोरी प्रति ग्राम हो जाएगा। SI मात्रक जूल प्रति किलोग्राम, CGS मात्रक कैलोरी प्रति ग्राम हो जाएगा। ये भी दोनों पॉइंट आपको नोट करना है, ये भी नोट करना, मात्रक भी, हर एक पॉइंट आपको नोट करते चलना। संवेग का मात्रक अभी बताया था, तो संवेग क्या है, संवेग किसे कहते हैं, पहले तो ये लिख लो, द्रव्यमान व वेग का गुणनफल, संवेग कहलाता है। संवेग P बराबर क्या होता है, m × v। अगर कोई वस्तु विराम में है तो उसका वेग 0 होता है, 0, तो संवेग क्या होगा, विराम में स्थित वस्तु का संवेग क्या होता है, 0 होता है। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक हो जाएगा, विकल्प नंबर ए, जिसे न्यूटन सेकंड भी कहते हैं। इसे ही लिख लो, इसे न्यूटन सेकंड कहते हैं। और यही मात्रक जो होता है आवेग का भी होता है, यही आवेग का होता है, इंपल्स।
यही आवेग का भी होता है, यही संवेग का होता है। और आवेग और संवेग दोनों के विमा सूत्र नोट करो, mlt माइनस वन, mlt माइनस वन होता है। आवेग और संवेग दोनों सदिश राशि है, आवेग और संवेग दोनों कैसी राशि है, सदिश राशि है, नोट कर लो। आवेग और संवेग दोनों सदिश राशियां हैं, ठीक है, आवेग और संवेग दोनों सदिश राशियां हैं। अब जैसे संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी होता है और न्यूटन सेकंड भी होता है, लेकिन पहले आता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, तब बाद में न्यूटन सेकंड होता है। इसलिए ए ऑप्शन सही होगा और बी ऑप्शन सही नहीं होगा। ए ऑप्शन देखो दोनों होता, अगर ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड ना लिखा होता तो आंसर कौन सा हो जाता, न्यूटन सेकंड। लेकिन अब चूंकि किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड को ही न्यूटन सेकंड कहते हैं, तो पहला ऑप्शन आपको टिक करना होगा, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ये संवेग हो गया। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल एक ही संवेग कहलाता है जूल। एक जूल में कितने अर्घ होता है, 10 की घात 7 अर्घ होता है। जूल ऊर्जा का एसआई मात्रक है, जूल ऊर्जा का एसआई मात्रक, ये एसआई मात्रक होता है, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। अर्घ जो होता है वो ऊर्जा का सीजीएस मात्रक होता है, सीजीएस मात्रक होता है। 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्घ होता है, 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्घ, 1 जूल इज इक्विवेलेंट टू 10 टू द पावर 7 अर्घ होगा, ठीक है। 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होगा, 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम, देखो 1 एंगस्ट्रॉम में 10 की घात माइनस 10 मीटर होता है। पहली बात 1 एंगस्ट्रॉम में 10 की घात माइनस 10 मीटर होता है। 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम, 10 की घात 10 एंगस्ट्रॉम, 10 की घात प्लस 10 एंगस्ट्रॉम होता है, 10 की घात प्लस 10 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। इसका होगा आंसर कौन सा, ए 10 की घात 10, ठीक है, आर ओ पटेल, ठीक है। सब लिखो एक तरफ से लाइन से सब लिखो, ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम में 10 की घात माइनस 10 मीटर, 1 मीटर में 10 की घात 10 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, 10 की घात 10 एंगस्ट्रॉम। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट बताइए इसका क्या आंसर होगा। सब लोग जो है बढ़िया से रिवीजन कर लो, इसका चैप्टर कंप्लीट हो गया सब। कौन मूल मात्रक नहीं है, तो मूल राशियां कौन कौन सी हैं, 7 मूल राशियां, मूल राशियां जो नए हैं नोट कर लो, मूल राशियां। और इधर लिख रहे हैं मूल मात्रक, यहां लिख रहे हैं मूल मात्रक, ठीक है। यहां पर होगा लंबाई, लंबाई का मात्रक होगा मीटर, द्रव्यमान, द्रव्यमान का होगा किलोग्राम, किलोग्राम, समय, समय का होगा सेकंड, समय का होगा सेकंड, ताप, ताप का होगा विद्युत धारा, सॉरी ताप का केल्विन, और विद्युत धारा एम्पियर। यहां पर विद्युत धारा लिखो फटाफट सब लोग, विद्युत धारा, विद्युत धारा का क्या होगा एम्पियर। ये सब मूल राशियां और उनके मात्रक मूल मात्रक हैं। और इसी तरीके से ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता ये होता कैंडिला, ज्योति तीव्रता का होता कैंडिला। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, इसका होता मोल, इसका होता मोल। 7 मूल राशियां हैं और मूल राशियों के जो ये मात्रक हैं इनको मूल मात्रक कहते हैं, और जो मूल मात्रक नहीं होते हैं उनको व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो ये सेकंड हो गया मूल मात्रक, एम्पियर हो गया मूल मात्रक, केल्विन हो गया मूल मात्रक, कूलाम ये व्युत्पन्न होता है क्योंकि Q बराबर IT होता है। I का मतलब एम्पियर, I मतलब होता है एम्पियर, T का मतलब सेकंड, एम्पियर सेकंड को कूलाम कहते हैं, कूलाम का मतलब एम्पियर सेकंड होता है। ये देखो मूल मात्रकों से उत्पन्न हुआ है कूलाम, इसलिए इसको व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे, व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। काफी लोगों ने सी ऑप्शन बताया है, व्युत्पन्न मात्रक है कूलाम। कूलाम आवेश का मात्रक है, ये भी ध्यान रखना, ये आवेश का एसआई मात्रक है, आवेश का एसआई मात्रक, ये आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, ठीक है। Q बराबर IT याद रखना, आवेश का एक सूत्र और होता है Q बराबर यानी, Q बराबर यानी होता है और Q बराबर IT होता है, ये आवेश का सूत्र है, ठीक है। नोट करो जल्दी से फटाफट, चलते रहना चाहिए सबका। निम्न में से कौन सदिश राशि है, कौन सदिश राशि है, देखो घनत्व, दाब, विद्युत धारा, ये तीनों ही अदिश राशियां, ये तीनों अदिश राशियां, ये भी अदिश है। देखो जो घनत्व है, घनत्व, घनत्व D बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व D बराबर होता है द्रव्यमान M बटे आयतन होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। ये अदिश राशि है, ठीक है। इसका मात्रक होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। विमा इसका M होगा इसका L3 क्या हो जाएगा ML माइनस 3, इसकी विमा हो जाएगी, इसका M नीचे L की घात 3 ऊपर जाएगा -3, ठीक है। और ये अदिश राशि है, ये कैसी राशि है, अदिश है, और ये व्युत्पन्न राशि है, ये व्युत्पन्न है, मूल राशि नहीं है। और अगला है यहाँ पर ये दाब, दाब P बराबर, दाब P बराबर होता है F/A, एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या इसे कहते हैं पास्कल, इसे ही पास्कल कहते हैं, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। विमा इसका होता है ml -1, T -2 इसका विमीय सूत्र होता है, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है। अन्य मात्रक में वायुमंडल, वायुमंडल, वायुमंडल भी दाब का मात्रक है, बार, बार भी होता है और टॉर भी होता है, ठीक है। ये सब दाब के मात्रक हैं। वायुमंडलीय दाब जो है बैरोमीटर से मापा जाता है,
बैरोमीटर से, बैरोमीटर से, और गेज दाब मैनोमीटर से, गेज दाब मैनोमीटर से मापा जाता है। ये दाब हो गया, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। ये भी अदिश राशि है, ये भी अदिश राशि है, सारे पॉइंट नोट करो जल्दी से। ये अदिश राशि है, बल सदिश राशि होती है, बल सदिश राशि पूछा गया कौन सदिश है, बी ऑप्शन सही होगा। बल सदिश है, एसआई मात्रक न्यूटन, न्यूटन होता है, सीजीएस मात्रक डाइन, डाइन होता है। 1 न्यूटन में 10 की घात 5 डाइन, 1 न्यूटन में 10 की घात 5 डाइन होता है। नोट करो सब लोग, ठीक है। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जिसे पास्कल कहते हैं। विमा सूत्र ml -1 t -2 होता है। वायुमंडल, बार और ये सब दाब की मात्रक है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, मैनोमीटर से गेज दाब मापा जाता है। घनत्व, इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। घनत्व अदिश राशि है, व्युत्पन्न राशि है। घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। विमा ml -3 होता है। बल कैसी राशि है, सदिश राशि है। बल कैसी राशि है, सदिश राशि। दो सदिशों का योग और अंतर परिमाण में समान है। दो सदिशों का, जैसे मान लो दो सदिश है, दो बल F1 और F2 का योग और F1 माइनस F2 का अंतर का परिमाण, ये परिमाण दोनों के बराबर है। वैल्यू ऐसे लिखने का मतलब मॉड, मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड होता है। जैसे मॉड ऑफ 2 ये भी 2 होता है, और मॉड ऑफ -2 ये भी 2 होता है। तो ये लंबाई से मतलब है, वैल्यू से मतलब है। मॉड जो होता है F1 प्लस F2 का F1 माइनस F2 के परिमाण के बराबर है। तो कह रहा दोनों सदिशों के बीच का कोण कितना होगा। तो जब ऐसा होता है, दो सदिशों के योग का परिमाण उनके अंतर के परिमाण के बराबर होता है, तो वो बल एक दूसरे पर लंबवत होते हैं। लंबवत का मतलब 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये आपका आउट ऑफ सिलेबस है ना, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी किताब में पीछे सवाल दिया गया, आपके कोर्स में नहीं है ये। दो सदिशों के योग का परिमाण, दो बलों के योग का परिमाण उनके अंतर के परिमाण के बराबर हो, तो दोनों बल एक दूसरे पर लंबवत होंगे, यानी दोनों बलों के बीच का कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इसको याद रखना, ठीक है। दो बलों के बीच का कोण कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक। अगला सवाल है यहां पर, परिमाण में बराबर दो बल एक दूसरे से किस कोण पर लगाए जाए। दो बल है F और F, ठीक है। परिमाण में बराबर दो बल, पहला बल F दूसरा बल F, किस कोण पर लगाए जाए, मतलब कोण, उन बलों के बीच का कोण बताना है कि उनका परिणामी भी परिमाण, परिणामी बल का परिमाण भी उनमें से प्रत्येक बल के बराबर हो, मतलब परिणामी बल भी, जो परिणामी बल है वो भी F हो जाए। तो जब दो सेम बल होते हैं उनका परिणामी भी वही आता है, तो उनके बीच का कोण हमने कॉपी में नोट कराया तुम लोगों के। परिणामी बल भी कितना होता है, वही होता है 120 अंश का कोण होता है। कितने अंश का कोण होता है, जब दो समान परिमाण के बल का परिणामी भी वही आता है, तो उनके बीच का कोण 120 अंश होता है। और ये भी बताया था, अगर दो समान परिमाण के बल है, इनका परिणामी F√3 आता है, तो थीटा कितना होता है, 60 अंश आता है। अगर इनका परिणामी F√2 आ जाए, F√2, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री, 60 डिग्री है ना, और 120 डिग्री, ये तीनों पॉइंट हमने आपको नोट करा रखा है। F का परिणामी अगर F आए तो थीटा 120 होता है, थीटा 120। F और F का परिणामी अगर जो है यहाँ पर F√2 आता है, तो थीटा कितना होता है, 90 डिग्री होता है। F और F का परिणामी अगर जो है F√3 आता है, तो थीटा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अगर F और F का परिणामी अगर जो है 2F आता है, तो थीटा 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। F और F का परिणामी अगर 0 आता है, तो थीटा बराबर 180 डिग्री। ये अधिकतम परिणामी होता है, ये न्यूनतम परिणामी होता है। अधिकतम परिणामी जोड़ा जाता है, न्यूनतम परिणामी घटाया जाता है। अधिकतम परिणामी जोड़ते हैं और न्यूनतम परिणामी को घटाते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। किसी बिंदु पर 6 न्यूटन और 8 न्यूटन के दो बल परस्पर लंबवत दिशा में लगे हैं, थीटा 90 डिग्री। इनका परिणामी बल क्या होगा। परिणामी बल का सूत्र हमने आप लोगों को नोट कराया है, यह बराबर √F1² प्लस F2² प्लस 2F1F2, 2F1F2 cos थीटा होता है। थीटा बराबर 90 डिग्री, cos 90 0 हो जाएगा। परिणामी बल का सूत्र लंबवत की दिशा में √F1² प्लस F2² हो जाएगा। √F1² प्लस F2², F1 है 6 का वर्ग प्लस F2 8 का वर्ग, कितना होगा, 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, 64 36 100, वर्गमूल के अंदर 100 का वर्गमूल कितना होगा, 10 आएगा। लंबवत के लिए √F1² प्लस F2² करते हैं, और अधिकतम परिणामी के लिए F1 प्लस F2 करते हैं। न्यूनतम परिणामी के लिए F1 माइनस F2 करते हैं। न्यूनतम परिणामी के लिए F1 माइनस F2 कर दिया जाता है, ठीक है। एक बल क्षैतिज से 60 अंश कोण बनाता है। एक बल क्षैतिज से, ये क्षैतिज है और ये ऊर्ध्वाधर है। एक कोई बल है, ठीक है, F, पता नहीं क्या बल है, मान लो F, क्षैतिज से 60 अंश का कोण बनाता है। ये क्षैतिज है, क्षैतिज से 60 अंश का कोण बनाता है। क्षैतिज घटक 40 न्यूटन है, तो ऊर्ध्वाधर घटक बताइए इस बल का। अगर इसको थीटा कोण मान लो, तो क्षैतिज घटक होता है F cos थीटा, और ये ऊर्ध्वाधर घटक होता है F sin थीटा। हमें F sin थीटा बताना है। F cos थीटा सवाल में दिया गया। क्षैतिज घटक F cos थीटा कितना है, यहाँ पर कितना है, 40 है ना। F cos थीटा, cos 60 अंश, cos 60 अंश का मान 1/2 बराबर कितना, यहाँ पर 40, 2 × 40 80 न्यूटन। बल का मान 80 न्यूटन आ गया।
ऊर्ध्वाधर घटक बताना है, ध्यान से समझना, ये हम बहुत बार बता चुके हैं। ठीक है, ये बल एफ है, क्षैतिज से थीटा कोण बनाए हुए हैं, क्षैतिज घटक होगा एफ cos थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक होगा एफ sin थीटा। अब यह थीटा का भी मान दिया गया है, एफ cos थीटा सीधे सीधे 40 दिया गया क्षैतिज घटक, एफ cos थीटा को 40 कर दो, थीटा रख दो, cos 60 का मान 1/2 मल्टीप्लाई कर दो, एफ बराबर 80 न्यूटन। अब हमें ऊर्ध्वाधर घटक बताना है, एफ sin थीटा, एफ का मान कितना है 80 और sin 60 अंश √3/2 होता है, √3/2, 2 से काटो कितना आएगा 40, 40 √3 आएगा, 40 √3, 40 √3 का मतलब 40 को √3 से गुणा कर दो, 40 गुणे 1.732, ठीक है, गुणा कर दो, ये 0 हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 तिया 12 के 2, 1 4 7 28 29, 9 4 1 के 4, 4 2 6, तो 1 2 3, 1 2 3 अंक पे दशमलव, 69.28, 69.28 न्यूटन आ जाएगा, 69.28 न्यूटन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सवाल हमने टेस्ट में भी करवाया, आपका जो टेस्ट हुआ था उस टेस्ट में भी डिस्कशन किया था। ठीक है, टेस्ट में डिस्क्राइब कर दिया था। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लो, ये भी टेस्ट में आया था, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी, दो वेक्टर हैं, सही संबंध बताइए। दो वेक्टर अगर हैं तो एक वेक्टर में दूसरे वेक्टर को जोड़ो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी वही होगा जो वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए होता है। क्रम विनिमय नियम का पालन होता है यहाँ पर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए होता है। ठीक है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी, तुम्हारी किताब में ऐसे लिखा है, इसको थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, ये यहाँ पर प्लस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, ये आंसर ए हो जाएगा। अगर मान लो यही होता तो इनमें से कोई नहीं हो जाता, है ना, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, तो ऑप्शन आप ए टिक कर लो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर होता है। हाँ, ये भी जो आया था, ये भी क्वेश्चन हमने जो में दिया था टेस्ट में। ठीक है, बस इतना ही आज, और इसके बाद आप केमिस्ट्री की क्लास देखेंगे अभी। ठीक है, जुड़े रहिए सभी लोग।
नमस्कार प्यारे बच्चों, सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाएं। जो भी बच्चे इधर उधर हैं, चाय पानी कर रहे हैं, जल्दी से क्लास में आ जाएं। और हम लोग क्लास को अब शुरू करने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है कैल्शियम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज कैल्शियम मेटल के बारे में पूरा डिस्कस होगा। कैल्शियम क्या है, कैल्शियम का प्रतीक क्या है, कैल्शियम कहाँ पर मिलती है, कैल्शियम धातु है कि अधातु है, कैल्शियम अगर धातु है तो क्यों है, मेटल है तो क्यों मेटल है, कैल्शियम की क्या वैलेंसी होती है, कैल्शियम को पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर पोजीशन दी गई है, कैल्शियम के और कौन कौन से यौगिक होते हैं। कुछ यौगिक हैं जो आपके सिलेबस में है, मैं उनको भी डिस्कस करने का प्रयास करता हूँ। मैक्सिमम आज आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो प्यारे बच्चों, चलिए अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, जय महाकाल। चलते हैं हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और देखिएगा, जैसा कि आपके सामने आ गया कैल्शियम, तो अब हम लोग कैल्शियम के बारे में डिस्कस करेंगे। कैल्शियम क्या है? कैल्शियम देखिए, सबसे पहले लिखा है कि कैल्शियम ये क्या है, धातु है। अच्छा, कैल्शियम अगर मेटल है तो क्यों मेटल है? जितने भी पीरियोडिक टेबल में तत्व होते हैं जो बड़े आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देते हैं और धनायन बनाते हैं, वो सभी के सभी क्या होते हैं, धातु होते हैं। अगर बाहरी कोश का अंतिम इलेक्ट्रॉन जो तत्व क्या कर देते हैं, त्याग करके धनायन को बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करके कैटायंस का फॉर्मेशन करते हैं, वो सभी के सभी हमारे क्या होते हैं प्यारे बच्चों, मेटल होते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए जो कैल्शियम है क्या है, मेटल है। और कैल्शियम का आप देख पा रहे हैं कि कैल्शियम का प्रतीक क्या होता है, Ca होता है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक आपके सामने लिखा हुआ है कि कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 20 होता है। प्यारे बच्चों, इसका जो परमाणु भार होता है, तो आप लोगों के इसके परमाणु क्रमांक और परमाणु भार को एक को किसी को लर्न कर लीजिएगा। अगर परमाणु क्रमांक 20 है तो जस्ट डबल उसको क्या करेंगे, हम 40 करेंगे तो 40 होता है। उसका जो परमाणु भार होता है कितना है, 40 है। तो प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पर ये कैल्शियम है और इस कैल्शियम का 20 परमाणु क्रमांक है, परमाणु भार कितना है, 40 है। आप देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि Z बराबर इसका 20 है, A बराबर इसका 40 है। तो प्यारे बच्चों, आप जानते थे, मैंने आप लोगों को बताया था, Z इक्वल टू P इक्वल टू E होता है। परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो अगर यहाँ पर इसका परमाणु क्रमांक 20 है तो इसमें प्रोटॉन भी 20 होंगे और इलेक्ट्रॉन भी 20 होंगे। ये बात सभी को क्लियर हो रही होगी। इसके बाद अब बात आती है कि यहाँ पर न्यूट्रॉन कितने होंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को मालूम है कि अगर हम A इक्वल टू Z प्लस एन करेंगे तो जब A इक्वल टू Z प्लस एन करेंगे तो A की वैल्यू हमारी कितनी है, 40 होती है, Z की वैल्यू हमारी 20 होती है। तो प्यारे बच्चों, अगर हम यहाँ पर 40 करते हैं और यहाँ पर 20 करते हैं और यहाँ n करते हैं तो 40 माइनस 20 होगा, तो न्यूट्रॉन कितने आएंगे, 20। तो प्यारे बच्चों, कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम में परमाणु क्रमांक 20 होता है, इसमें प्रोटॉनों की संख्या 20 होती है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 20 होती है, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। आपके सामने प्रूव हो गया कि जो कैल्शियम धातु होती है उसमें क्या होता है कि प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, 20 होती है। अब बात हमारी आती है कि प्यारे बच्चों, ये धातु क्यों थी, क्यों धातु है, उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ये देखिए, इसका परमाणु क्रमांक है और जब बोहर के अनुसार अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाएगा तो आपको मालूम है कि पहली सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 रह सकते हैं, उसकी सेकंड वाली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर थर्ड वाली कक्षा में 18 होते हैं। अगर 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं होते हैं तो उसके नेक्स्ट सेल में को हम 8 सेल से क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप देखिए 2,8,8, अब फिर हमारी वो भी सेल नहीं कंप्लीट हो रही है तो मिनिमम इलेक्ट्रॉन हम उसकी नेक्स्ट सेल में दे देंगे, तो मिनिमम इलेक्ट्रॉन 2। अब देखिए इसके बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है। प्यारे बच्चों, कोई भी एलिमेंट अपनी स्टेबल होने के लिए, अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए 2 ही कंडीशन उसके पास होती है, या तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या तो फिर इलेक्ट्रॉन को वो गेन करता है। 2 ही पॉसिबिलिटी होती है, 2 ही कंडीशन है, या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अब ये डिपेंड करता है कि उसकी आउटर मोस्ट शेल कहती क्या है। उसके आउटर मोस्ट शेल में आप देख पा रहे होंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन है। अगर ऑक्टेट इसको कंप्लीट करना है तो 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए प्यारे बच्चों। 6 इलेक्ट्रॉन कोई देने वाला इसको नहीं है, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, लूज कर देता है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो ये कैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए कैल्शियम जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, लूज कर देता है। और जब प्यारे बच्चों ये 2 इलेक्ट्रॉनों को लूज कर देगा तो कैल्शियम के ऊपर कितना, 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा। मैंने क्या बताया, वो सभी तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को लूज करके कैटायंस का फॉर्मेशन करते हैं वो सभी के सभी हमारे मेटल्स होते हैं। यहाँ पर देखिए कैल्शियम ने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज किया और कैटायन का फॉर्मेशन कर रहा है, इसलिए हमारा कैल्शियम क्या होगा, मेटल होगा। अब प्यारे बच्चों ये कैल्शियम जो होती है, कैल्शियम एक सक्रिय धातु होती है, इसलिए ये फ्री स्टेट में नहीं नेचर में मिली है, ये कंबाइंड स्टेट में ही पाई जाती है। तो कैल्शियम धातु एक मुख्य रूप से संयुक्त अवस्था में ही पाई जाती है। प्यारे बच्चों एक आप लोगों से अगर प्रश्न पूछ दिया जाए कि ऐसी कौन सी धातु है, ऐसी कौन सी धातु है जो मिल्क में मिलती है, मिल्क में कौन सी धातु पाई जाती है, तो प्यारे बच्चों आपके दिमाग में कमेंट करके बता दीजिएगा कि जो मिल्क होता है उस मिल्क में कौन सी धातु होती है, कौन सी मेटल होती है। तो प्यारे बच्चों उसमें क्या होती है, कैल्शियम मेटल होती है। कैल्शियम मेटल जो होती है जो वो मिल्क में पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि कैल्शियम में कौन सी धातु पाई जाती है, कैल्शियम में कौन सी धातु उपस्थित होती है, तो मिल्क में कौन सी धातु उपस्थित होती है, तो कैल्शियम धातु उपस्थित होती है। अगर आप लोगों से यह पूछा जाए कि मिल्क में कौन सी धातु उपस्थित होती है, तो कैल्शियम उपस्थित होती है। अब देखिए अगर आपसे डिस्कस ये कर लिया जाए कि ये जो कैल्शियम धातु होती है हमारे दांतों में, दांतों और हड्डियों में भी पाई जाती है, बट जो दांत और हड्डियों में ये किस रूप में पाई जाती है, ये कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाई जाती है। कैल्शियम धातु हमारे दांतों और हड्डियों में कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि मनुष्यों के दांतों और हड्डियों में कैल्शियम फास्फेट के रूप में कौन सी धातु पाई जाती है, तो प्यारे बच्चों आपके दिमाग में एक ही क्लिक करना चाहिए कि वहां पर कैल्शियम धातु उपस्थित होगी। अब दिमाग आ रहा होगा कि कैल्शियम फास्फेट का फार्मूला क्या होता है, तो आपके दिमाग में होगा कि वहां फास्फोरस, तो फास्फोरस आपका नॉन मेटल होगा। चलते हैं आगे। कैल्शियम के प्रमुख खनिज निम्न है। प्यारे बच्चों देखिए कैल्शियम किस किस रूप में पाई जाती है, कैल्शियम धातु कार्बोनेट के फॉर्म में पाई जाएगी, सल्फेट के रूप में पाई जाएगी, फास्फेट के रूप में पाई जाएगी और फ्लोराइड के रूप में पाई जाएगी। ये जो है ये कैल्शियम के प्रमुख खनिज है, मतलब इस रूप में ये पाई जाती है, जैसे संगमरमर, चूने पत्थर, चौक, मिट्टी तथा डोलोमाइट। अब एक आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो डोलोमाइट होता है, डोलोमाइट किसका खनिज है,